महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती पर समर्पित इस विशेष श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम महात्मा गांधी की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों पर बात कर रहे थे और इसी क्रम में मैंने उनकी पुस्तक सत्य के साथ किए गए मेरे प्रयोग और हिंद स्वराज इन पर अपनी बात आपसे की थी। आज मैं सर्वोदय पर बात करूंगी। सर्वोदय एक पुस्तक है जो कि गांधी जी ने लिखी है, लेकिन ये पुस्तक मूल रूप से जॉन रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट का सारभूत रूप है। और अनटू दिस लास्ट जो है वो अभी गांधी जी को इतनी ज़्यादा पसंद आई कि उन्होंने इसका रूपांतरण, इसका सार सर्वोदय के रूप में प्रकाशित किया। ये पुस्तक जो है, अगर हम देखें सर्वोदय, तो इसके अंतर्गत एक बहुत बड़े अर्थशास्त्र की बात है। एक जो हमारा वर्तमान अर्थशास्त्र है उस पर कटाक्ष है और गांधी जी का जो मानवीय अर्थशास्त्र है उसका एक रूप इसके अंदर हमको देखने को मिलता है। वैसे यदि हम देखें तो हिंद स्वराज में भी गांधी जी ने एक सच्चे अर्थशास्त्र की एक पृष्ठभूमि, एक रूपरेखा रखी थी। तो सर्वोदय के अंदर क्या बातें गांधी जी कहते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। 2 पंक्तियाँ इसकी मुझे बेहद पसंद आई, मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। गांधी जी कहते हैं, मनुष्य कितनी ही भूल करता है पर मनुष्यों की पारस्परिक भावना, स्नेह, सहानुभूति के प्रभाव का विचार किए बिना उन्हें एक प्रकार की मशीन मानकर उनके व्यवहार के गढ़ने से बढ़कर कोई दूसरी भूल दिखाई नहीं देती। यानी हम दिन प्रतिदिन के जीवन में बहुत सी भूलें एक दूसरे के प्रति करते हैं, लेकिन इनमें से सबसे बड़ी भूल क्या है? सबसे बड़ी भूल ये है कि हम सामने वाले को मशीन मान लें और उससे बिना मानवीय संवेदनाओं के, बिना स्नेह के जब हम उससे व्यवहार करते हैं एक मशीन मानकर, तो ये हमारी एक सबसे बड़ी भूल है। ये महात्मा गांधी ने इस पुस्तक के अंदर हमको बताया है। और इसी क्रम में जब वो आगे अपनी बात बढ़ाते हैं तो वो ये कहते हैं कि एक मालिक और एक नौकर, इन दोनों का जो रिश्ता है, जो वर्तमान अर्थशास्त्र है उसके अंतर्गत हम देखें तो ये एक विरोधी का रिश्ता दिखाई पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मालिक और नौकर ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। इसलिए इन दोनों का रिश्ता किस तरीके का होना चाहिए ये गांधी जी बताते हुए कहते हैं कि इनका रिश्ता वैसा ही होना चाहिए जैसा रिश्ता एक सेना के जो सेना नायक हैं उसका और सेना का और सेना नायक का होता है, उस तरीके का रिश्ता होना चाहिए। अब इन दोनों के जो रिलेशनशिप्स हैं इनमें डिफरेंस क्या है? आप सभी जानते हैं कि जो एक सेना का लीडर होता है, सेना का सेनापति होता है, वो अपनी सेना को निरंतर मोटिवेट करता रहता है और उत्साहित उसको करता रहता है। और उसमें एक खास बात और होती है उस सेना नायक में कि वो खुद कष्ट सहन करता है, खुद दुख सहन कर लेगा, लेकिन कोशिश करेगा कि अपने जो सैनिक हैं उनके लिए वो एक बेहतर वातावरण बना सके। तो ये एक महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक सर्वोदय में ये एक बात कही है कि मालिक और नौकर का जो रिश्ता है वो रिप्लेस होना चाहिए। जिस तरीके से वर्तमान में वो चल रहा है उसकी जगह उसमें वो वाली भावना आनी चाहिए जो एक सेनापति और उसके जो सैनिक हैं उनके बीच में होती है। दूसरी तरफ सैनिकों में भी एक अपने सेनापति के प्रति समर्पण का भाव होता है और वो सब मिलकर के एक किसी युद्ध को जीतना चाहते हैं। तो हम भी जब मानवीय सभ्यता का विकास करना चाहते हैं तो हमको सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। एक बहुत ही एक खूबसूरत सी बात मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ी। और फिर एक सबसे बड़ी जो चीज़ इसके अंतर्गत मुझे दिखी वो ये कि एक जो हम जो भी अपना कार्य करें बहुत ही निपुणता से करें। यहाँ सुकरात का जिक्र किया गया है पुस्तक में कि सुकरात ने और प्लेटो ने कहा कि जो भी हम कार्य करते हैं अपनी निपुणता से करें। और ये कहा गांधी जी ने इस पुस्तक में कि यदि कोई बड़ा ही अपना काम बहुत अच्छे से करता है, यदि कोई महिला अपनी रसोई बहुत अच्छे से संभालती है, तो ये उसका बहुत अच्छा अर्थशास्त्र है कि वो किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करती हैं और किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गांधी जी ने कई
एक बात और कही है कि क्या जो स्नेह है, जो सहानुभूति है, उसमें भी कोई ताकत होती है, उसका भी कोई बल होता है। तो ये एक बल, एक सहानुभूति और स्नेह को उन्होंने एक ताकत के रूप में बताया है जो कि आगे हमारा विकास कर सकती है। और इसके अपोजिट कुछ एग्जाम्पल्स गांधी जी ने यहाँ पे दिए हैं। वो एग्जाम्पल्स, एक दो एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो कहते हैं कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, अपना खेती का काम शुरू करते हैं नए सिरे से, और फिर पहले प्रारंभिक अवस्था में वो मिलजुल कर रहते हैं, अच्छी खेती करते हैं, और फिर जो भी आय होती है उसको अपने आपस में ज़रूरत के हिसाब से विभक्त कर लेते हैं आपस में। लेकिन मान लीजिए यदि उनमें तेरे मेरे की भावना आ जाती है और वो आपस में लड़ने लगते हैं और अपनी चीज़ों का बंटवारा कर लेते हैं, अपनी ज़मीन का बंटवारा कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में आगे की कंडीशन क्या बनती है ये बताते हैं गांधी जी। जब मान लीजिए दोनों में से कोई बीमार होता है या कोई कठिन परिस्थिति में फंसता है, तो ऐसे में दूसरे को यदि मान लीजिए उसकी हेल्प करनी पड़े तो वो उसके बदले में उससे कुछ ना कुछ धन लेगा, क्योंकि बिना धन के तो वो कुछ करेगा नहीं। और दूसरा, वो उसके खेत में कुछ करेगा भी और लेकिन उस पर एहसान भी करेगा, और जो बीमार है उसको बहुत अच्छा भी नहीं लगेगा। अब यहाँ पे दोनों को नुकसान है। जो बीमार हुआ है उसको भी नुकसान है, जो उसमें उसके साथ कार्य कर रहा है उसको भी नुकसान है। क्या कि वो नुकसान क्या है कि यदि बंटवारा नहीं हुआ होता, यदि उन दोनों की चीज़ों का डिवीज़न नहीं हुआ होता, ज़मीन नहीं बढ़ती, तो जो कार्य करने वाला है उसको ये एहसास होता कि वो खुद अपने लिए कर रहा है, कि ये उसकी खुद की ज़मीन है। लेकिन अब चीज़ें चूँकि बढ़ चुकी हैं और विभक्त हो चुकी हैं, इसलिए ना तो उसको ये एहसास हो रहा है कि जिस खेत में वो काम कर रहा है वो उसका खेत है, और जो बीमार है उसको तो उसकी स्थिति तो वैसे ही अच्छी नहीं है। तो दोनों को इसमें नुकसान है। एक और उदाहरण गांधी जी देते हैं इसमें। वो ये कहते हैं, मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, तीनों के अलग अलग कार्य हैं। एक अपना व्यापार का, अपना जो भी है सब सामान इकट्ठा करता है, खेती करता है, दूसरा कुछ और व्यवस्था करता है, तीसरा जो है उस पूरे माल को ले जा करके कहीं मार्केट में सप्लाई करता है। अगर ये तीनों ईमानदारी के साथ अपना अपना कार्य करेंगे तब तो चीज़ें बेहतर होंगी और तीनों का विश्वास बना रहेगा। लेकिन यदि मान लीजिए जो सामान को बाहर ले जा रहा है व्यक्ति, वो यदि बाहर धोखाधड़ी करने लग जाए और अपने साथियों को सही स्थिति ना बताए, और जो बता रहा है उससे ज़्यादा कीमत पर वो यदि माल को बेच रहा है, बाकी पैसा वो अपने आप में अपनी जेब में रख रहा है, तो यहाँ गांधी जी ने एक बहुत खास बात की कि यदि वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो वो अपने दोनों अन्य साथियों को तो भिखारी बना रहा है और स्वयं जो है वो मजदूर बन रहा है। क्योंकि जहाँ पे वो इस तरीके का जो लोग उस व्यक्ति को इस तरीके का अनाचार करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वो लोग उसके मालिक बनेंगे। यानी वो अपने साथ भी अन्याय कर रहा है, खुद तो मजदूर बनेगा ही, साथ में अपने जो 2 अन्य साथी हैं उनको वो भिखारी बना रहा है। इससे अच्छा ये होता कि वो तीनों मिलजुल कर रहते और तीनों इकट्ठा रहकर अपना कार्य करते, और जो अन्य विरोधी जो उनके ऊपर ताकते हैं उनके साथ वो मुकाबला करते। तो ये 2 एग्जाम्पल्स बहुत ही अच्छे तरीके से गांधी जी ने सर्वोदय के अंदर दिए हैं। और एक बहुत खास बात बताई है, वो ये बात बताई है उन्होंने कि वर्तमान जो अर्थशास्त्र है वो अर्थशास्त्र धन कमाने की कला सिखाता है, लेकिन धन को व्यय किस तरीके से करना है, धन को खर्च किस तरीके से करना है, इसका कोई गाइडेंस इस अर्थशास्त्र के अंदर उन्होंने इसमें नहीं है। तो धन कमाने की कला सिखा रहा है, लेकिन धन के वितरण की ये सारी कलाएं इसके अंदर नहीं है। और एक जगह मैंने इसमें पढ़ा था और मुझे अच्छी बात लगी कि जैसे मान लीजिए जब हम धन को देने की बात करते हैं या धन को बांटने की बात करते हैं, तो जैसे यदि किसी ने कोई कार्य किया है तो उसको उसका पर्याप्त यदि पारिश्रमिक दिया जाए, यदि उसको उसका पर्याप्त भुगतान किया जाए, तो ये धन को सही तरीके से खर्च करने का एक तरीका है। इससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है? इससे तो जिसको हम पारिश्रमिक दे रहे हैं सही अच्छा, वो हमारे प्रति अच्छा विचार रखेगा, उसका जीवन भी अच्छे से चलेगा, उसकी जो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति है वो भी हो सकेगी, प्लस उसमें एक और गुण का विकास होगा। जिसके साथ हम ऐसा व्यवहार कर रहे हैं वो व्यक्ति भी यदि कभी अमीर बनता है या कभी उसके पास धन आता है, तो वो अपने से अन्य
में जो दूसरे लोग हैं जिनको वो पारिश्रमिक देगा, उनको वो पर्याप्त पारिश्रमिक देगा। यानी कि जितना, ऐसा नहीं है कि किसी ने यदि जितना कार्य किया उससे कम उसको वेतन दिया जाए, ऐसा वो उसके अंदर मानसिकता नहीं पनपेगी, क्योंकि उसको भी उसके साथ जो व्यवहार हुआ है वो व्यवहार इस तरीके से हुआ है कि जब उसने कार्य किया तो उसको उसका पर्याप्त वेतन मिला। तो ये एक बात है जो बहुत ही गहरी है, लेकिन इसमें एक बहुत ही अच्छी बात, मानवीय पहलू छिपा हुआ है। और ये जो मानवीय पहलू है, यही मिलकर के हमारी सभ्यता का विकास कर सकता है। क्योंकि अमीर और गरीब, ये जो दो वर्ग उन्होंने बताए, जो दो वर्ग चलते आ रहे हैं, जो गांधी जी ने इसमें एक बहुत खास स्पष्ट बात कही है कि जो वर्तमान अर्थशास्त्र है वो अमीर और गरीब इन दो वर्गों को सदैव बनाए रखना चाहता है और सदा ही बनाए रखने का समर्थक है। क्योंकि अमीरी इसी बात पर टिकी है कि गरीब व्यक्ति है। लेकिन गांधी जी ये कहते हैं कि यदि हम पूरी मानव सभ्यता का विकास करना चाहते हैं, हमारी जो हम चाहते हैं कि यदि हमारा एनवायरनमेंट अच्छा हो, मानवीय विकास हो, शुद्ध और स्वच्छ तरीके से हम अपना वातावरण बना सकें, तो हमें इन सब जो मतभेद हैं और उन सबको छोड़ना होगा और हमें आगे बढ़ना होगा। क्योंकि इसमें हमारा फ़ायदा भी है और जो सामने वाला है उसका भी फ़ायदा है। तो हमें इस तरीके का नहीं करना चाहिए कि किसी का नुकसान हो और फिर हमारा फ़ायदा हो, बल्कि यदि ये वाली बात अगर हम देखें तो ये विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, जो मतलब सबकी जीत, सामने वाले की भी जीत और हमारी भी जीत। यदि इस तरीके की सोच को लेकर, यदि इस तरीके के दृष्टिकोण को लेकर आगे बढ़ा जाए तो हम बहुत अच्छा विकास कर सकते हैं। और यहाँ पे इस पुस्तक के अंतर्गत जो उन्होंने सच्चा अर्थशास्त्र और झूठा अर्थशास्त्र, ये दोनों का अगर बहुत गहराई से पढ़ें तो ये बात निकल कर सामने आती है। हालांकि पुस्तक का जो ट्रांसलेशन या जो उसका सार आया है, थोड़ा सा मैंने उसको कई बार पढ़ा, उसके बाद फिर ये निष्कर्ष निकल कर के सामने आया। बहुत गहरी पुस्तक है, बहुत ही छोटी सी पुस्तक है, लेकिन बहुत सारे अर्थों को अपने आप में संजोए हुए है और वर्तमान जो हमारी पीढ़ी है उसका मार्गदर्शन करती है, हमें एक चिंतन देती है, हमें एक रास्ता बताती है। हम उस पर चलें या ना चलें ये हमारा विकल्प हो सकता है, लेकिन हमें, जैसा कि मैं कहती आई हूँ पहले से ही, कि सत्य के विभिन्न पहलुओं को जानना हमारा हक है, हमारा अधिकार है। हम इस धरती पर आए हैं तो हमें उन सब बातों को जानना चाहिए जो मानवीय अच्छाइयों को लेकर आगे बढ़ती है। हम उन पर चलें या ना चलें, हम में इतनी ताकत है चलने की या नहीं चलने की, ये एक दूसरी बात है, लेकिन जानना हमें चाहिए। और इसी कारण से मैंने आपके लिए श्रृंखला शुरू की हुई है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर हम महात्मा गांधी की किसी अन्य बात को लेकर आपसे बात करेंगे। और आप तब तक आप महात्मा गांधी के जो चिंतन है, जो विचार हैं, उन्हें कोशिश करिए तराशने की, उनको ढूंढने की, और जितना आप उन पर चल सकते हैं उस पर चलने की।